स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फारा सिक्स पार्ट में। दोस्तों आज से जो न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं ये एशियंट हिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक से ये न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच बीच में वीडियो आपको मिलती रहेगी प्रैक्टिस सेट के भी। तो ऐतिहासिक स्रोत, चलिए अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक स्रोत का। प्राचीन भारत को जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोत उपलब्ध हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में जहाँ पे हमें लिखित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यहाँ से हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं और मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये सब प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर हम वहाँ के रहन सहन, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत में है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे वैदिक साहित्य हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, सूत्र साहित्य हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है धार्मिक ग्रंथ, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से जुड़ी रचनाएं, धर्मेतर साहित्य। और तीसरा हुआ विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में जो है, जो बाहर से यात्री यहाँ पे आए थे, यानी यूनानी एवं रोमी यात्री, चीनी यात्री, अरब यात्री, इनके सबके जो विवरण इन्होंने जो भारत के बारे में लिखा था उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत जो है प्राचीन भारत को जानने के लिए सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन आते हैं, मूर्तियां आती हैं, चित्रकला आती हैं। ठीक, और इसका जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, है ना। यानी कि पुरातात्विक स्रोत का जो अध्ययन कहते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो तांबे के, चांदी के, सोने के, शीशे के, ये ज़्यादा मात्रा में बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था, जो अधिकांशतः किसके होते थे? चांदी के होते थे, तांबे को होते से निर्मित किए जाते थे। अधिकांश चांदी तांबा से निर्मित थे। कुछ चौकोर तथा कुछ क्या थे? वर्गाकार थे। ठीक, कुछ जो है वो चौकोर थे, कुछ वर्गाकार थे। आहत सिक्कों को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में जारी किया गया था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आहत सिक्कों को कब जारी किया गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? योधेय गणराज्य इसका जारी करने में प्रमुख भूमिका निभाता था। प्राचीन काल के सिक्कों पर कुछ प्रतीक भी हैं। वो इस सिक्के को पहचानने के लिए उस पर कुछ प्रतीक को अंकित करते थे, जैसे कि बैल का चित्र बनाते थे, किसी पेड़ का चित्र बनाते थे। इन सब प्रतीक को अंकित करते थे सिक्के पर, जिससे कि उनकी पहचान आसानी से की जा सके। देवी देवताओं का नाम मतलब अंकित करते थे, देवियों का नाम अंकित होने, देवियों का चित्र अंकित होने लगा, देवताओं के चित्र अंकित होने लगा सिक्के पे, सिक्कों को पहचानने के लिए। प्राचीन सिक्कों की निधियां वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई के संग्रह में सुरक्षित रखी गई हैं। प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियों भी उल्लिखित हैं। जैसे मैंने बताया कि प्राचीन काल पे कुछ प्रतीक के रूप में कुछ जैसे पेड़ के चित्र बना दिए, वहाँ पे किसी जानवर का चित्र बना दिए, लेकिन आगे चल के उन्होंने देवता के भी चित्र उस पर बना दिए। उसके बाद देवियों का भी चित्र उस पर अंकित बना दिए, उनका क्या तिथियाँ भी अंकित करने लगे। प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदीवन को है। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था? हिंदीवन, इंडो ग्रीक जिसको हम कहते हैं, जिन्हें दूसरी तथा पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में शासन किया था। शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां, व्यापारिक संघ ने प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इसमें शिल्पकारों और व्यापार की उन्नत व्यवस्था सूचित होती है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं। सबसे अधिक सिक्के कब मिलते हैं? मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे,
चांदी और सोने के हैं। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित हैं और ये सभी तत्कालिक कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अभिलेख जो है, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मंदिर की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों पर भी मिलते हैं। समय के दृश्य में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे प्राप्त हुए हैं। आरंभिक जो अभिलेख थे वो पत्थरों पर खुदे प्राप्त हुए हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काल में ताम्रपत्र प्रारंभ हुआ। ये सब आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभिलेख का प्रथम साक्ष्य तीसरी शताब्दी का है। अभिलेख का प्रथम साक्ष्य जो है तीसरी शताब्दी का है, जो प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण की गई है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। यह संभवतः ऐसी किसी भावचित्रीय लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जो लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो ब्राह्मी लिपि में है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और जो खरोष्टी लिपि में है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने के में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। जो अशोक के अभिलेख थे उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की 1837 में। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त अभिलेख राजा के गुणों और कृतियों का वर्णन करने वाला प्रशस्त अभिलेख है। अभिलेख के प्रकार। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक, राज्य, देश एवं निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख। दूसरा है अनुष्ठानिक अभिलेख, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर, फलकों, मंदिरों तथा प्रतिमाओं पर अंकित होते हैं। तीसरा राजा तथा विजेताओं के गुणों तथा कीर्तियों का वर्णन करने वाले प्रस्तुतियों को अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण किया जाता था। और चौथा है दान पत्र, सिक्कों तथा व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया जाता था। तो ये 4 अभिलेख थे, इनका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कोई खास नहीं था, मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं।